हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जेई एडवांस की दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक 2007 की और एक 2015 की। इन दोनों प्रॉब्लम्स को साथ साथ इसलिए रखा है क्योंकि बहुत क्लोजली रिलेटेड है। 2007 वाली प्रॉब्लम में एक सॉलिड स्फेयर दिया है जिसमें से एक छोटा स्फेरिकल पोर्शन रिमूव कर दिया है। इसकी वजह से वहां पर एक स्फेरिकल शेयर की एम्प्टी स्पेस रह गई है। बचे हुए हिस्से में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इनमें से सही ऑप्शन बतानी है। ओके, अब इस प्रॉब्लम को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। जब हमें एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के दो मेजर मेथड्स होते हैं, कूलम्स लॉ और गॉस लॉ। कूलम्स लॉ उन सिचुएशंस में ज़्यादा यूजफुल होता है जब हमें डिस्क्रीट चार्जेस दिए हों। अगर हमें कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी हो तो कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए इंटीग्रल कैलकुलस यूज करना पड़ता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए इधर कूलम्स लॉ का यूज नहीं करेंगे। दूसरा मेथड है गॉस लॉ। गॉस लॉ किसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज को रिलेट करता है। ऐसे क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब नीचे तीन सिचुएशंस देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ चार्जेस पर ही ओरिजिनेट या टर्मिनेट होती हैं। तो जितनी भी फील्ड लाइंस इस चार्ज से ओरिजिनेट होंगी वो सब स्फेरिकल सरफेस से बाहर निकलेंगी और उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगी। सेकेंड सिचुएशन में हमें एक क्यूबॉइड और एक ओवल सरफेस भी दिए हैं। इस बार भी सारी फील्ड लाइंस जो पहले स्फेरिकल सरफेस से पास हो रही थी वो इन दोनों सरफेसेस से भी पास हो रही हैं। इन जनरल हम कह सकते हैं कि गॉसियन सरफेस की शेप या साइज जो भी हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कि नेट चार्ज अंदर कितना है। तीसरी सिचुएशन में अब हमारे पास तीन सरफेसेस ऐसे हैं कि प्लस क्यू चार्ज उनके बाहर है। इन तीनों सरफेसेस के लिए जो भी फील्ड लाइंस एंटर करती है वो बाहर भी निकलती है। तो अगर किसी क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा है तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होंगी। अब हम एक स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे जिसके सेंटर पर एक क्यू चार्ज रखा है। किसी छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन की गई है ई डॉट डी एस। इधर ई और डी एस दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और हमें इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल होती है या नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होती है तो डॉट प्रोडक्ट के लिए इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले सकते हैं। किसी एक्सटेंडेड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इस डॉट प्रोडक्ट का पूरे सरफेस पर इंटीग्रल लेना होगा। तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस। अब स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर अगर चार्ज हो तो स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से हम कह सकते हैं कि पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो हम ई के मैग्नीट्यूड को बाहर ले आएंगे और इंटीग्रल के अंदर रह जाएगा ds। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कूलम्ब लॉ से कैलकुलेट करके आ जाएगा 1/4πε0 q ओवर आर स्क्वायर और सरफेस का एरिया होगा 4πr²। तो सिंप्लीफाई करके बचेगा हमारे पास q ओवर एप्सिलॉन नॉट। पर जैसे हमने देखा है कि अगर अलग अलग क्लोज सरफेस के अंदर सेम चार्ज q है तो इनकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये रिजल्ट सब सरफेस के लिए वैलिड है और इसे ही गॉस लॉ कहते हैं। अब हम गॉस लॉ यूज करके इस स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका सेंटर O है और रेडियस R। इस स्फीयर पर टोटल चार्ज Q है जो कि पूरी वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें इस सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम इस पॉइंट A से पास होने वाले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर से कोइंसाइड करता है।
गॉस लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ इस सरफेस के अंदर वाला चार्ज ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में यूज होगा, और स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से इस गॉसियन सरफेस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल होगी या नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होगी, और हर एक पॉइंट पर ई का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। अब पहले इस गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन कैलकुलेट करते हैं, जो होगी टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर कंप्लीट सरफेस ई डॉट ds। स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा गॉसियन सरफेस के नॉर्मल है, तो डॉट प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं ई और ds के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट से, और इस स्फेरिकल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट भी है, तो हम इस टर्म को इंटीग्रल के बाहर ले आएंगे, और ये इंटीग्रल हो जाएगा पूरे स्फेरिकल सरफेस का एरिया, जो है 4 पाई ओ ए स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस लॉ से कैलकुलेट करेंगे। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इस सरफेस से नेट फ्लक्स होगी नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, तो नेट चार्ज इनसाइड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ चार्ज टाइम्स टोटल चार्ज क्यूब, जो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा ओ ए क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों क्वांटिटीज को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दोनों साइड ओ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई को राइट साइड में नीचे ले आएंगे, डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर की वॉल्यूम हो जाएगी। अब Q ओवर V होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी चार्ज डेंसिटी, जो कांस्टेंट है, और उसे रो से डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ए। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ ए वेक्टर के अलोंग होती है स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से, तो राइट साइड को ओ ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ए वेक्टर। अब अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं, जिसमें एक सॉलिड स्फीयर के अंदर एक स्फेरिकल एम्प्टी स्पेस है और बचे हुए पोर्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। यह एम्प्टी स्पेस की वजह से हमारे पास इतनी सिमेट्री नहीं है कि गॉस लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर सकें, तो हम इस एम्प्टी स्पेस को दो स्फीयर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, जिनमें से एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड, ताकि इन दोनों के कंबाइन करने से फिर से एम्प्टी स्पेस बन जाए। तो हम अपनी सिचुएशन को इस कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें एक कंप्लीटली चार्ज स्फीयर है और एक छोटा स्फीयर जिसकी चार्ज डेंसिटी सेम है बट चार्ज का साइन ऑपोजिट है। अब हम पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए राइट साइड वाली दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और उनका सम करेंगे। तो पॉइंट बी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई बी इक्वल टू ई बी वन प्लस ई बी टू। फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो है EB1, और सेकंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फील्ड क्रिएट हुई है वो है EB2। जैसे हमने देखा था कि सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो EB1 हो जाएगी रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट OB वेक्टर, और EB2 हो जाएगी रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट AB वेक्टर। EB2 की चार्ज डेंसिटी नेगेटिवली है क्योंकि इधर ऑपोजिट साइन का चार्ज है। अब हम OB वेक्टर को लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इक्वल टू रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट OA वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट B की लोकेशन के इंडिपेंडेंट है और सिर्फ OA वेक्टर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जो कि ऑप्शन बी है। अब सिमिलर सिचुएशन पर बेस्ड जेई एडवांस 2015 में एक और क्वेश्चन आया था। इसमें भी हमें एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, जिसमें से एक छोटी स्फेरिकल कैविटी रिमूव करी है। एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि OP इक्वल टू ए इक्वल टू R1 माइनस R2 है, जिसका मतलब है कि कैविटी की बाउंड्री हमेशा बड़े स्फेयर की बाउंड्री को टच करेगी, और हमें कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। ऑप्शन वन में दिया है कि ई कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड R2 के इंडिपेंडेंट है और डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर R पर डिपेंड करती है। बट पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि डायरेक्शन सिर्फ ए वेक्टर पर ही डिपेंड करती है,
तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। ऑप्शन टू में भी हमें दिया है कि डायरेक्शन आर वेक्टर पर डिपेंड करती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन में दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ए के इंडिपेंडेंट है बट डायरेक्शन ए पर डिपेंड करती है। इधर डायरेक्शन वाला पार्ट सही है मगर मैग्नीट्यूड भी ए पर डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ए वेक्टर पर डिपेंड करते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर होगा। इस प्रॉब्लम को हम एक्चुअली बिना किसी फॉर्मूला या कैलकुलेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर ने ऑप्शंस को कुछ इस तरह से सेट करा है कि अगर आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो तो आप गलत ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो और सिर्फ सही वाली ऑप्शन बचेगी। अब इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूला को यूज ही नहीं करेंगे, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सारी ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। सारी ऑप्शंस में हमें ई कांस्टेंट दिया है, तो हमें मानना पड़ेगा कि ई कांस्टेंट ही होगा। इस फैक्ट के बेसिस पर हम ऑप्शन वन और ऑप्शन टू दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में दिया है कि डायरेक्शन आर वेक्टर पर डिपेंड करती है। थर्ड ऑप्शन में दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के भी इंडिपेंडेंट है, यानी कैविटी का सेंटर कहीं भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो हम कैविटी का सेंटर पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर पर रख देते हैं। इस केस में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ए वेक्टर पर डिपेंड करता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। फिर हमारे पास सिर्फ फोर्थ ऑप्शन बची जो सही है। तो एग्जामिनर आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं दे रहा, अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपका टाइम भी सेव करवा रहे हैं। मतलब बेसिक कंसेप्ट की जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। थैंक यू।